जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जब हम दोस्तों बात करते हैं मराठा शब्द की, ये मराठा जो शब्द है, जब मराठा शब्द की बात करते हैं तो इसका जो अर्थ हम समझते हैं कहीं ना कहीं मराठा भाषा से समझते हैं। जो मराठी भाषा होती है उससे हम इसका अर्थ समझते हैं। जो कि महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में बोली जाने वाली एक भाषा है मराठी भाषा। और जो मराठा साम्राज्य था यह दक्षिण के महाराष्ट्र में पड़ता है। दक्षिण के महाराष्ट्र से इसका संबंध है। जब हम बात करते हैं जब मराठा साम्राज्य जब स्टार्ट हुआ था तो इसी के टाइम पर उत्तर भारत में जो दिल्ली की गद्दी पर जो शासन चल रहा था वो चल रहा था औरंगजेब का। आपको दोस्तों बता देता हूँ कि जब मराठा साम्राज्य स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पर उत्तर भारत पर जो साम्राज्य था जो दिल्ली की गद्दी पर था वो औरंगजेब का था। औरंगजेब की दोस्तों 1658 से लेकर 1707 तक शासन चला था। जिसमें हम बात करते हैं मराठा साम्राज्य की, तो जो मराठा ये साम्राज्य जो था ये दोस्तों सिसोदिया वंश से संबंधित रखता है। किससे संबंधित रखता है? सिसोदिया वंश से संबंधित रखता है। ये सिसोदिया जो वंश था यह एक राजस्थान का वंश था। राजस्थान का वंश था। इसी सिसोदिया वंश से आपके ये जो एक सिसोदिया वंश से एक राजा थे जिनका नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल के जो पुत्र थे राणा राणा सांगा, और राणा सांगा के जो पुत्र थे उदय सिंह के जो पुत्र थे महाराणा प्रताप। ये चारों लोग दोस्तों सिसोदिया वंश से ही संबंधित थे। जब ये सिसोदिया वंश से ये मराठा लोग संबंधित थे तो ये लोग मराठा कैसे कहलाए? जब दोस्तों 1303 में जब अलाउद्दीन जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। तो चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद जो दो दो व्यक्ति थे जो राजस्थान के सरदार थे, जिनमें से एक सुजान सिंह थे और एक सज्जन सिंह थे। यह दोनों नहीं चाहते थे कि हम अलाउद्दीन खिलजी के अधीन रहें, इसलिए ये जगह छोड़कर ये लोग महाराष्ट्र के दक्षिण में चले जाते हैं, जहाँ पर दोस्तों यह अपना राज्य स्थापित करते हैं। और जो सुजान सिंह थे इनके इनके पुत्र थे मौलाजी मालोजी थे। दोस्तों सुजान सिंह के जो पुत्र थे मालोजी थे, और मालोजी जो थे वो शिवाजी महाराज के दादाजी थे, यानी कि ग्रैंडफादर। और मालोजी के पुत्र जो थे वो शाहजी भोसले थे, और शाहजी जो भोसले थे ये शिवाजी के पिताजी थे। मैंने बता दिया कि जो शिवाजी थे छत्रपति शिवाजी, इनके पिताजी शाहजी भोसले थे, और इनके पिताजी मालोजी थे, और मालोजी के पिताजी सुजान सिंह थे। दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। जब हम बात करते हैं शाहजी भोसले की, तो दोस्तों इनकी दो पत्नियां थी। शाहजी भोसले की दो पत्नियां थी, जिनमें से पहली जो पत्नी थी, पहली पत्नी का नाम था जीजाबाई और दूसरी पत्नी का नाम था तुकाबाई। और जीजाबाई के जो पुत्र थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, और तुकाबाई के जो पुत्र थे वो एकोजी राजे थे। आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जीजाबाई के जो पुत्र थे वो छत्रपति शिवाजी थे, और
तोकाबाई के जो पुत्र थे वो एकोजी महाराजे थे। जब हम बात करते हैं शिवाजी की, तो शिवाजी शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 1627 और 1630 यानी कि शिवनेरी दुर्ग में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। दोस्तों इनके जन्म में कई इतिहासकारों का अलग अलग मत है, कोई 1627 में मानता है, पर जो एक्चुअली में है वो 1630 है। 1630 में इनका जन्म शिवनेरी जो किला था वहाँ पर इनका जन्म होता है। और जब इनका यहाँ जन्म होता है तो ये जब 9 साल के थे, शिवाजी महाराज जो 9 साल के थे, तो इनको एक जागीर दी गई थी। जब दोस्तों जब कोई छोटा होता है तो उसको राजाओं की परंपराएं थी कि उनको जागीरें दी जाती थी। तो इनके एक संरक्षक बने जिनको जिसको बोलते हैं गार्जियन टाइप के बने थे, उनका नाम था दादाजी कोंडदेव। तो यानी कि जो इनके संरक्षक क्यूरेटर जो बने थे वो दादाजी कोंडदेव, इनका नाम था दादाजी कोंडदेव। आपको इनके ग्रैंडफादर नहीं समझ रहे हैं। तो इनका ये जो संरक्षक का काम किया था वो दादाजी कोंडदेव ने किया था। जब बात करते हैं नेक्स्ट, इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु को हम स्पिरिचुअल टीचर कहते हैं, जो कि खुद के बारे में ज़्यादा ज़्यादा बातें बताते हैं। आध्यात्मिक गुरु जो थे वो रामदास थे। दोस्तों इसी समय पर दोस्तों उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में एक भक्ति आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो दोस्तों उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो चला रहे थे, जो जैसे कि आपके सूरदास हो गए। सूरदास दोस्तों कृष्ण में लीन थे, कृष्ण भगवान की रचनाएं किया करते थे। एक तुलसीदास थे जो कि श्री भगवान राम जी की रचनाओं के बारे में ये वर्णन करते थे। इसी तरीक़ा से दक्षिण में भी दोस्तों भक्ति आंदोलन चला था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण में चलाने वाले जो प्रमुख संत थे उनमें से रामदास थे, एक तुकाराम थे और एक एकनाथ थे और बामन पंडित थे। तो दोस्तों ये जो रामदास जी थे यही शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु बने थे। और इससे पहले दोस्तों शिवाजी की जो माता थी जिनका नाम जीजाबाई था, यह भी शिवाजी को कुछ आध्यात्मिक के बारे में किताब जैसे जो इस पौराणिक ग्रंथ थे उनके बारे में पढ़ाती रहती थी हर टाइम पर। तो इसीलिए आप ये भी कह सकते हो कि माता का भी थोड़ा इन पर आध्यात्मिकता की छवि बनी रही थी। इसके बाद दोस्तों शिवाजी की पत्नी की बात करते हैं, शिवाजी महाराज की। इनकी पत्नियां थी 3, जिनमें से सबसे पहली जो पत्नी थी साईबाई, और दूसरी जो थी वो सोयराबाई थी, और तीसरी पुतलीबाई। दोस्तों ये पुतलीबाई जो थी यह शिवाजी जो थे उनके जीवन के जो अंतिम क्षण थे तब तक पुतलीबाई बनी रही थी। यानी क्वेश्चन पूछा गया था शिवाजी के अंतिम दिनों तक जो साथ रहने वाली थी वो कौन थी? पुतलीबाई। और जो साईबाई जो इनकी पत्नी थी साईबाई, उनसे पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनका नाम था संभाजी। क्या नाम था? संभाजी। इसके बाद दोस्तों जब बात करते हैं हम इनके राज्याभिषेक की, कोरोनेशन की, इनका ये इम्पोर्टेंट है राज्याभिषेक। राज्याभिषेक इनका 2 बार हुआ था। पहला हुआ था 1676 में, जो कि रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? रायगढ़ में। जिसमें से इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 2 तरीके से हुआ था। एक जो वैदिक विधि से हुआ था, जो गंगा भट्ट ने कराया था। वैदिक विधि क्या होती है दोस्तों? वेदों के अकॉर्डिंग, वेदों के अनुसार यानी कि वेदों की विधि से जो एक राज्याभिषेक हुआ था जो कि गंगा भट्ट ने किया था। और दूसरा तांत्रिक विधि से इनका राज्याभिषेक कराया था, जैसे कि जादू टोना टाइप से आप समझ सकते हो। जो जादू टोना से जो विधि होती है उसको तांत्रिक विधि कहते हैं। तो वो निश्चलपुरी गोस्वामी ने
उस तरीके से कराया था। तो 2 राज जब से इनके समझ में आए होंगे दोस्तों आपको, गंगा भट्ट ने वैदिक विधि से कराया था और जो निश्चलपुरी गोस्वामी थे उन्होंने तांत्रिक विधि से इनका राजस्व कराया। तो बात करते हैं इनके प्रमुख अभियान की। इनके जो सबसे बड़े अभियान थे, और दोस्तों यहाँ पर ये जो इससे पहले इनका जो राजस्व हुआ था, यहाँ पर कम से कम 50 से 60 हज़ार लोग इनके राजस्व में इकट्ठे हुए थे। और यहाँ पर जो मेन हिंदू शासक भी थे वो भी आए थे, तो वो भी इनकी छत्र छाया में आना चाहते थे। इनके इनकी दोस्तों इनकी रक्षा रक्षा करने के लिए इनसे शिवाजी से ये लोग वार्तालाप की थी इन लोगों ने। इस तरीके से इनके जो प्रमुख अभियान थे, पहला जो था रोहितेश्वर, जो रोहितेश्वर दुर्ग था वो दोस्तों, रोहितेश्वर दुर्ग पर सबसे पहले नियंत्रण इन्होंने किया, जो कि पुणे में है। रोहितेश्वर का दुर्ग जो किला है वो पुणे में। यहाँ का यहाँ जो ये जो रोहितेश्वर दुर्ग जिसके नियंत्रण में था वो दोस्तों उसका नाम था आदिल शाह। आदिल शाह के नियंत्रण में था। आदिल शाह से दोस्तों यह आदिल शाह से यह आदिल शाह जो था ये कर्नाटक के बीजापुर का दोस्तों यह शासक था। कर्नाटक के बीजापुर का यह शासक था और इसके जो आदिल शाह के जो मंत्री थे ये खुद चाहते थे कि हम शिवाजी के अधीन हो जाएं और शिवाजी से मिल जाएं और शिवाजी से हमको संरक्षण मिले। इसके आदिल शाह के खुद मंत्री ये चीज चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1646 में शिवाजी ने तोरड़ का किला जीता था। जो तोरड़ का किला जो अधीन था वो नियायत खां के अधीन था। इसके बाद दोस्तों 1647 में सिंहगढ़ का किला जीता था। और सिंहगढ़ के बाद दोस्तों 1656 में रामगढ़ को राजधानी इन्होंने बनाया। रायगढ़ को दोस्तों ये रायगढ़ है, रायगढ़ को इन्होंने राजधानी बनाया। और सिंहगढ़ का जो किला था इसको जीतने में जो सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी, ये जो दोस्तों इससे पहले 1647 में सिंहगढ़ का किला जीता था, इसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाई थी वो तानाजी थे दोस्तों, इनके सेनापति। इन्होंने इनको जीतने का पूरा कंप्लीट श्रेय जाता है। दोस्तों जब बात करते हैं हम जो ये आपका नेक्स्ट इन्होंने जो किला जीता था 1659 में, वो प्रतापगढ़ का किला जीता था। दोस्तों प्रतापगढ़ के किला जो जीता था, यहाँ पर एक जो कृष्ण जी भास्कर थे, कृष्ण जी भास्कर को अफजल खान ने शिवाजी के पास दूत बनाकर भेजा और 1659 में अफजल खान की हत्या शिवाजी ने की थी। दोस्तों जब अफजल खान ने कृष्ण जी भास्कर को जब शिवाजी के पास भेजा था कि हम आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं, तो शिवाजी इसकी अफजल खान की चाल समझ गए थे। शिवाजी दोस्तों अफजल अफजल खान की चाल समझ गए थे कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, तो लेकिन ये शिवाजी इसके पास जाते हैं। शिवाजी जब जाते हैं दोस्तों तो ये अफजल खान जो था ये शिवाजी के गले मिलता है। जब शिवाजी के गले मिलता है तो इसके हाथ में अफजल खान के हाथ में चाकू होता है, तो शिवाजी के ये हमला करता है। लेकिन दोस्तों शिवाजी शिवाजी यहाँ पर चालाकी ये की है कि ये एक जैकेट मजबूत जैकेट पहन कर आए थे, मजबूत जैकेट पहन के आए थे, इसलिए इनके ये चाकू नहीं लगा जिससे ये घायल नहीं हुए। लेकिन जो शिवाजी थे इनके पास दोस्तों एक बाघनख टाइप का बाघनख रहता था, बाघनख था जिसको हाथ में फंसा के रखते थे। बाघनख था दोस्तों, ये बाघनख से अफजल खां पर हमला करते हैं, तो अफजल खां के जो पेट के अंदर मतलब ये बाघ नख से ये मान लो आत्मा निकाल लेते हैं, आत्मा किडनी सब खींच लेते हैं, तो यहाँ पर ये अफजल खां की हत्या हो जाती है। इसके बाद 1664 में सूरत को शिवाजी ने लूटा था।
जो दोस्तों उस टाइम पर 1664 में ये सूरत जो था, इस जो सूरत था ये मुगलों का मेन अड्डा हुआ करता था। ये जो सूरत था दोस्तों मुगलों का मेन अड्डा हुआ करता था। और यहाँ से जो भी जो भी नीतियाँ चलती थी वो सूरत सूरत इनका मेन मुगलों का अड्डा होता था। यहाँ पर इन 1664 में बहुत धन लूटा सूरत से, बहुत सारा धन लूटने के बाद ये औरंगजेब, इस टाइम पर आपका ये औरंगजेब भी था। औरंगजेब दिल्ली जब 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूटा लूटा तो यह बात औरंगजेब को पता चली। तो औरंगजेब क्या करता है कि औरंगजेब के जो ये मामा थे शाइस्ता खां, ये दोस्तों मामा है शाइस्ता खां, शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा और बाद में नाराज होकर बंगाल के सूबेदार बनाए गए। यहाँ पर एक एक दिक्कत ये हुई थी, जो शाइस्ता खां थे इसके मामा औरंगजेब के, इन्होंने शिवाजी से कहा था युद्ध करने के लिए, सेना भेजी। ये शाइस्ता खां पूरा कंप्लीट तैयार होके गया शिवाजी से युद्ध करने के लिए। ये पूरी सेना के साथ गया था, अपनी पूरा तैयार होके गया था और शिवाजी के किले के सामने इसने डेरा डाल दिया था। जब शिवाजी यहाँ से जब अपने किले से बाहर निकले थे तो शाइस्ता खां का जो डेरा था, जो शाइस्ता खां का तंबू था दोस्तों, तंबू में घुस के शाइस्ता खां को इस तरीके से मारा कि इतनी इतनी तेज तलवार चली थी कि इसकी नाक कट गई थी यहाँ पर। इसकी डर की वजह से यहाँ से भाग जाता है। तो यह बात औरंगजेब को पसंद नहीं आई थी, तो औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार हटा दिया था और फिर बंगाल का सूबेदार बना दिया था। बंगाल में उस टाइम पर भी बहुत विद्रोह हुआ करते थे, बहुत विद्रोह उस टाइम पे बंगाल में भी हो रहे थे। इस तरीके से शाइस्ता खां को बंगाल भेज दिया गया था। फिर इसके बाद 1665 में एक पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि दोस्तों शिवाजी और मिर्जा जय सिंह के बीच में होती है। यहाँ जय सिंह अपनी बहुत बहुत सेना के साथ आते हैं और इतनी शिवाजी के पास सेना होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये पुरंदर की संधि करते हैं। और यहाँ पर शिवाजी को 5 लाख ऊँट वार्षिक देने देने होंगे। यहाँ पर इस संधि में कहा गया कि शिवाजी को 5 लाख ऊँट वार्षिक देने होंगे। ऊँट क्या थी उस टाइम की दोस्तों? करेंसी थी। और साथ ही में जब शिवाजी के पास 35 किले थे, उसमें से सिर्फ शिवाजी को 33 किले दिए गए। और एक सिक्योरिटी के पर्पज से दोस्तों औरंगजेब ने संभाजी जो थे, इनके पुत्र बड़े पुत्र थे, उनको अपने दरबार में रख लिया है जैसे सिक्योरिटी के लिए, कि बाद में शिवाजी कुछ कुछ विद्रोह नहीं करने दक्षिण में और कोई इनका ये विरोध नहीं करने लगे औरंगजेब का। इसलिए संभाजी को अपने पास रखता है औरंगजेब और 5,000 का मनसब बनाया था। संभाजी को अपने पास रखने के बाद 5,000 का मनसब बनाया था। और साथ ही में दोस्तों शिवाजी को ये शर्त दी गई कि जब अगर औरंगजेब बीजापुर के खिलाफ कभी भी युद्ध करता है, जो औरंगजेब है कभी भी बीजापुर के खिलाफ युद्ध करता है, तो उसमें शिवाजी बीजापुर का सहयोग नहीं देंगे, हमारा सहयोग देंगे। इस तरीके से दोस्तों जब 1670 में, ये पॉइंट बताने से पहले दोस्तों आपने कहानी भी सुनी होगी, जब 1670 से पहले शिवाजी आगरा में जाते हैं औरंगजेब के दरबार में, तो वहाँ पर कुछ वार्ताएं होती हैं। तो एक्चुअली में औरंगजेब इनको इनवाइट करता है छत्रपति शिवाजी को एज ए खाने पर यह यहाँ औरंगजेब चाल चल देता है, तो इनको यहाँ गिरफ्तार कर लेता है शिवाजी को गिरफ्तार करने के बाद इनको बहुत दिनों तक रखता है। और रखने के बाद दोस्तों को ये शिवाजी अपना यहाँ पर जब बहुत कई दिन गुजार चुके, सालें गुजार चुके होते हैं, तो यहाँ पर ये एक दिन अपनी वेशभूषा चेंज कर और फलों की जो टोकरी थी और उसमें बैठकर ये भाग निकलते हैं, वहाँ से बच निकलते हैं। तो ये दोस्तों बाद में अपने यहाँ अपने अपने दरबार में पहुँचते हैं, अपने साम्राज्य की तरफ जाते हैं, अपने अपने
क्षेत्र की तरफ जब जाते हैं तो ये 1617 में फिर से सिंहगढ़ का किला जीतते हैं और फिर दोबारा से सूरत को लूटते हैं, दोबारा से सूरत पर आक्रमण करते हैं। सिंहगढ़ का किला जीता, फिर सूरत पर भी आक्रमण कर किया, वहां से जो भी धन दौलत थी वो वहां से इन्होंने ली। सिंहगढ़ का जो किला था इसका पुराना नाम था कोंडाना। क्या नाम था? कोंडाना। और इस अभियान में सिंहगढ़ का किले का जो अभियान किया गया था उसमें तानाजी मालसुरे और इनके भाई सूर्याजी मालसुरे ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और सिंहगढ़ किले को जिताने में तानाजी मालसुरे और सूर्याजी का पूरा योगदान था। इस तरीके से जब नेक्स्ट इनका राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का 1674 में, 1674 में दूसरा राज्याभिषेक किया था। और यहीं पर दोस्तों इन्होंने अपनी एक उपाधि रखी, छत्रपति और हैंदम। दोस्तों छत्रपति की जब हम बात करते हैं तो छत्रपति का मतलब होता है कि जिस छत्र के नीचे सभी अधीन हो। कोई भी छत्र है यानी कि जो भी उस टाइम की शक्ति है तो उसके उसके अधीन सब लोग हों तो उसको बोलते थे छत्रपति। तो उस टाइम पर शिवाजी ने सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, तो इसलिए इन्होंने छत्रपति की उपाधि रखी। और हैंदव की इसलिए रखी क्योंकि ये हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले थे। जो हिंदू धर्म था इसकी रक्षा करने वाले थे, इसलिए इन्होंने हैंदव की उपाधि रखी थी। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपना अपना पहला जो राज्याभिषेक किया था वो रायगढ़ में करवाया था। और दूसरा ये दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पर पॉइंट, ये रायगढ़ का 1674 में ये रायगढ़ में हुआ था। और दूसरा दोस्तों 1674 में हुआ, यहाँ पर छत्रपति और हैंदव की उपाधि रखी। शिवाजी को दोस्तों इंडियन नेवी का फादर कहा जाता था। जो इंडियन नेवी अभी के टाइम पर जो नौसेना है इसका जनक शिवाजी को कहते हैं। उस टाइम पर इनकी इंडियन नेवी की जो लीडिंग पावर थी वो दरिया सारंग के पास थी। और शिवाजी ने एक टैक्स की व्यवस्था चलाई। टैक्स शिवाजी द्वारा लगाए गए जो टैक्स थे दोस्तों वो एक चौथकर था और एक सरदेश मुखी था। चौथकर टैक्स से उत्पादन का 1/4 लेते थे और सरदेश मुखी जो था दोस्तों वो 1/10 लिया जाता था। यह सरदेश मुखी टैक्स जब लिया जाता था जो कि जो गैर मराठा जो क्षेत्र थे, गैर मराठा क्षेत्रों पर जो मराठा आक्रमण ना करें उसकी वजह से ये एक टैक्स दिया जाता था सरदेश मुखी। जो कि गैर मराठा जो थे क्षेत्र उनके जो जमींदार थे उनको एक जमीन का टुकड़ा दिया गया था और वो वहां से राजस्व इकट्ठा करते थे। तो उस राजस्व राजस्व वो सरदेश मुखी दिया करते थे। यानी कि वो एक टैक्स जमीन से जो भी उत्पादन हुआ करता था वो एक सरदेश मुखी टैक्स हुआ करता था। इसी तरीके से एक चौथकर था, एक सरदेश मुखी था। यानी कि सरदेश मुखी आप ये कह सकते हो कि हमारे राज्य की आपको सुरक्षा करेंगे और देख रेख करेंगे, उसके बदले ये सरदेश मुखी लिया करते थे। शिवाजी के ही टाइम पर एक अष्टमंडल की स्थापना होती है। यानी कि यहाँ पर ही आठ पोस्ट 8 पोस्टों की स्थापना हुई। 8 लोग इसके पोस्टों पर आए, जिसमें से शिवाजी के अष्टमंडल में जो सबसे प्रमुख पद था वो पेशवा का था। और पेशवा यह प्रशासन का प्रमुख होता था, जैसे कि आज के टाइम पे आप प्राइम मिनिस्टर समझ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर होता था वो पेशवा ही कहलाया जाता था। और दूसरा जो पद था वो सर ए नौबत नौबत था, जो कि एक सेनापति हुआ करता था जिसको कमांडर इन चीफ बोल सकते हैं। और एक तीसरा जो था वो मामूगादार था। मामूगादार जो था उसको अमात्य भी कहा जाता था, जो वो आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था, जो कि अकाउंटेंट था। अकाउंटेंट को दोस्तों आप बोल सकते हो वो आय व्यय का लेखा जोखा था।
और चौथा जो था वो वाक्यान्वीस था, जिसको गुप्तचर बोलते थे, गुप्तचर विभाग। वाक्यान्वीस था जो कि गुप्तचर विभाग था। और एक था सुरनवीस, जो कि एक पत्रचार विभाग विभाग था, पत्रचार विभाग था, जिसे सुरनवीस कहा जाता था। और छठा जो था अष्टमंडल का पद, वो दबीर यानी कि सुमंत था, जो कि विदेश मंत्री हुआ करता था। पत्राचार आप समझ सकते हो, पत्र में जो भी समाचार हुआ करते थे, आज के टाइम पर आप समझ सकते हो न्यूज वाले। और सातवां जो था वो सदर, जिसको पंडित राव बोलते थे, जो कि दान और धार्मिक विभाग को देखते थे। दान में और धार्मिक विभाग में जो देखा जाता था। और एक आठवां हुआ करता था न्यायाधीश यानी कि जज। इस तरीके से दोस्तों इनके ये अष्टमंडल हुआ करते थे, अलग अलग विभाग में, अलग अलग आप समझ सकते हो। बात करते हैं छत्रपति शिवाजी के बाद जो अगले उत्तराधिकारी थे, वो सेकंड छत्रपति थे, जिनका नाम था संभाजी महाराज। संभाजी महाराज का जो संभाजी महाराज का जो शासन चला था, वो 1680 से लेकर 1689 तक चला था, जो कि साईं बाई के पुत्र थे। किसके पुत्र थे दोस्तों? साईं बाई के जो पुत्र थे। और मैं आपको बता देता हूँ साईं बाई कौन थी। ये शिवाजी की पत्नी थी। ये तीन जो पत्नी थी दोस्तों, मैंने आपको बताया था, उनमें से एक साईं बाई जो पुत्री थी, सब उनका जो सबसे बड़े जो पुत्र थे वो संभाजी महाराज थे। कौन थे? संभाजी महाराज। और संभाजी महाराज ने क्या किया कि अक, जो अकबर था, अकबर के जो पुत्र था, वो अकबर अकबर को शरण दी। अकबर जो जिसका पुत्र था, वो था औरंगजेब का। ये दोस्तों अकबर वो वाला नहीं है, ये ये अकबर द्वितीय था। और एक अकबर था जिसकी 1605 में मृत्यु हो जाती है। और ये अकबर दोस्तों औरंगजेब का पुत्र था। तो औरंगजेब के इस अकबर को दोस्तों, अकबर द्वितीय को, ये संभाजी महाराज अकबर द्वितीय को शरण दे देते हैं। इसीलिए संभाजी महाराज को यह औरंगजेब बहुत बुरी तरीका से मारता है। ये इसका पता दोस्तों ये इनके साले गाना गानोजी सिरके ने बता दिया था। इनकी संभाजी महाराज की दोस्तों 2000 की सेना, एक सीक्रेट सेना रहती थी, उसका पता इन गनोजी सिरके ने बता दिया था। और इन शंभू महाराज के जो सलाहकार हुआ करते थे, वो कवि कलश थे। कौन थे? कवि कलश थे। जब नेक्स्ट बात करते हैं, और यह बहुत ही बड़े दोस्तों इन्होंने बहुत ही बड़े रचनाकार थे। ये रचना बहुत लिखा करते थे, जिनमें से इनकी जो प्रमुख रचना है, एक बुद्ध भूषण और एक नखशिख। इनमें से इनकी ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। एक आप समझ सकते हैं, ये ये बुद्ध भूषण थी, और एक मुख्य वो नखशिख थी। कौन कौन सी थी ये? नखशिख थी। दोस्तों जब बात करते हैं हम नेक्स्ट, ये जो संभाजी महाराज थे, इन्होंने औरंगाबाद का किला लूटा। औरंगाबाद किसका था दोस्तों? औरंगजेब का है। औरंगाबाद में किला था वो लूटा था। और हुसैन अली को इसमें हराया था। हुसैन अली जो दोस्तों था, उस टाइम पर औरंगाबाद का संभाल रहा था, तो उसको हुसैन अली को इन्होंने हराया था। और 1689 में औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी थी। यह संभाजी महाराज दोस्तों ये थे, ये जब 9 वर्ष के थे, तो 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान कर लिया था। या लगभग 10 से ज्यादा भाषाओं का ये ज्ञान रखते थे संभाजी महाराज। और इसीलिए जब इनको ज्यादा भाषाओं का ज्ञान था, इसीलिए इन्होंने इनकी रचना की बुद्धभूषण की और नक्शे की। दोस्तों जब मैंने इससे पहले आपको बता दिया था, औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को इन्होंने शरण दी थी, तो
औरंगजेब जाकर इनको बंदी बना लेता और इनको दरबार में लाता। तो इनको 40 दिनों तक बहुत क्रूरता से प्रताड़ित किया और बहुत भूखा रखा था। और दोस्तों ये खाना भी नहीं देता था और एक-एक अंग इन काट कर इनको मारता था। बहुत धीरे-धीरे बहुत बुरी तरीक़ा से मार रहा था। और जो संभाजी थे, इनके बेटे थे साहू जी। और साहू जी को ये औरंगजेब गिरफ्तार करता है और बंदी बनाता है, औरंगजेब अपनी कैद में रखता है। इसके बाद ये संभाजी जो थे, संभाजी महाराज जो थे, इन्होंने अष्टछाप जो कि शिवाजी के द्वारा चलाई गई थी, उसको समाप्त कर दिया था। फिर जो संभाजी के बाद दोस्तों जो थर्ड छत्रपति हुए, वो आपके राजा राम हुए, जिन्होंने शासन किया था 1689 से लेके 1700, मात्र 11 साल इन्होंने शासन किया था। और यह दोस्तों छत्रपति जो थे वो छत्रपति शिवाजी की दूसरी पत्नी थी। उनका नाम था सोयराबाई। सोयराबाई से ये जन्मे थे और इनके जो पिताजी थे वो छत्रपति शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था। और इनकी जो पत्नी थी, राजा राम की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम दोस्तों इम्पोर्टेंट है ताराबाई। क्यों इम्पोर्टेंट है? जो कि दोस्तों इनका पुत्र होता है राजा राम का, शिवाजी जो थी उसकी संरक्षण बनती है। जो दोस्तों राजा राम थे, इन्होंने अपनी राजधानी चेंज की। राजधानी इन्होंने मराठा साम्राज्य की राजधानी सतारा को बनाया। और शिवाजी के टाइम पर जो राजधानी हुआ करती थी वो रायगढ़ थी। शिवाजी के टाइम पर राजधानी रायगढ़ हुआ करती थी और राजा राम ने जो राजधानी बनाई वो सतारा को बनाया। फिर जो चौथे छत्रपति हुए दोस्तों, ये पूरा कह सकते हो जो छत्रपति हुए थे, जो चौथे छत्रपति हुए थे दोस्तों, उनका नाम है शिवाजी द्वितीय। जो कि उस टाइम पर 4 वर्ष की आयु थी इनकी। और इनकी जो संरक्षिका थी वो ताराबाई थी। ताराबाई के ही पुत्र शिवाजी थे, जो कि राजा राम इनके पिताजी थे। राजा राम के दोस्तों यह पुत्र थे। और मात्र ये 4 वर्ष के थे, 4 वर्ष की आयु के थे। इसके बाद जब दोस्तों 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य जो था ताराबाई के अधीन था। क्योंकि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मराठा साम्राज्य जो था ताराबाई के अधीन आ जाता है। और फिर इसके बाद दोस्तों जो फिफ्थ शिवाजी जो बनते हैं वो साहूजी महाराज बनते हैं। साहूजी महाराज को मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। जब साहूजी महाराज कौन थे? ये दोस्तों साहूजी जो महाराज थे, ये संभाजी के पुत्र थे। मैंने दोस्तों बताया था जो शिवाजी छत्रपति शिवाजी जो थे, इनकी 3 पत्नी थी। 3 पत्नियों में दोस्तों एक एक तो इनकी जो एक तो ये सोहराबाई थी। सोहराबाई से दोस्तों सोहराबाई से जो पुत्र हुए थे वो राजा राम थे। और एक दोस्तों इनके पुत्र संभाजी थे। और संभाजी के ही पुत्र दोस्तों जो थे वो साहू जी थे। साहू जी को क्या हुआ था कि साहू जी को ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का जो बेटा होता है बहादुर शाह जफर प्रथम आता है, जिसे मुअज्जम का कहते हैं। तो ये साहू जी को छोड़ देता है। साहू जी को इसलिए छोड़ देता है कि दिमाग लगाता है कि ये भी जाएंगे तो अपने उत्तराधिकार के लिए यहाँ पर युद्ध करेंगे, तो जिससे कि ये मराठा साम्राज्य और टूटेगा। तो राजा राम के एक पुत्र थे दोस्तों, जिनका नाम था ये शिवाजी तुत्ती। ये मात्र दोस्तों 4 साल के थे। वैसे जो ये बड़े पुत्र के लड़के थे तो ये बड़े थे, तो मेन उत्तराधिकार तो साहू जी का ही होना चाहिए। तो जब शिवाजी
जो 5वें जो शिवाजी बनते हैं वो साहूजी महाराज बनते हैं। 1707 में 1707 से लेकर और 1749 तक इनका शासन चला था, जो कि एक कैद से आज़ाद हुए थे मुअज्जम। दोस्तों मुअज्जम कौन था मैंने बता दिया, बहादुर शाह प्रथम का दूसरा नाम जो था रियल नाम मुअज्जम था। और ये औरंगजेब का पुत्र था, बता दिया औरंगजेब। ये बहादुर शाह ने दिमाग लगाया कि मैं इनको इसको साहूजी को यहाँ से मुक्त कर दूंगा तो ये मराठा में जाएगा तो अपना उत्तराधिकार मांगेगा, तो इसके लिए वहाँ मराठा साम्राज्य और तितर बितर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो जब साहूजी जाते हैं तो ये 1707 में उत्तराधिकार का युद्ध युद्ध करते हैं। उस युद्ध का नाम खेड़ा का युद्ध कहा गया, जो कि साहूजी और ताराबाई के बीच में हुआ था। और साहूजी की यहाँ पर दोस्तों जीत होती है। जब दोस्तों ये जीत हो जाती तो ये साहूजी महाराज यहाँ पर अपना उत्तराधिकार संभालते हैं, फिर अपना ये करते हैं। फिर इसके बाद 1749 में दोस्तों छत्रपति जो बनते हैं वो रामराज बनते हैं। रामराज बने थे जो कि पोता थे ताराबाई के पोता थे। दोस्तों राजा राम का पुत्र शिवाजी द्वितीय का लड़का होंगे रामराज। इस तरीके से दोस्तों ताराबाई के ये पोता थे। इस तरीके से आपको दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ाने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में और विस्तृत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही बस दोस्तों, और जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।